हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम लोग आपको क्लास 11th की अकाउंटेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर। बस एक सजेशन आप लोगों से ज़रूर चाहिए। हम दो फॉर्मेट में जो है अपनी वीडियोस बना रहे हैं। एक फॉर्मेट है वाइट बोर्ड के साथ और एक है पेन और जो है क्या कहते हैं पेजेस के साथ जो हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो आपको जो वीडियो कन्वीनियंट लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताइए। हम उसी तरीके से आपके लिए वीडियोज़ प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं डियर। अगर मैं 11th क्लास की पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टफ मैं नहीं कहना चाहूंगी लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। अगर इसे ध्यान से समझा जाए तो ये बिल्कुल भी मुश्किल चैप्टर नहीं है और हमें समझना जरूरी भी है बिकॉज क्लास 12th में तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें 3 अकाउंट्स आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस चैप्टर का पर्पस क्या है, राइट। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी। Accounting is an art of recording, classifying, summarizing and interpreting. Last step होता है interpreting the financial result of the business transaction. रिकॉर्डिंग के लिए आपने एक चैप्टर पढ़ा जर्नल एंट्री, जिसमें हम चीजों को लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। फिर हमने जर्नल एंट्री की मदद से लेजर्स बनाए, डिफरेंट अकाउंट बनाए जिसको बोलते हैं क्लासीफाइंग करना। फिर लेजर की मदद से हमने एक समराइज्ड अकाउंट बनाया था जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, जिसमें हर अकाउंट की समरी होती है कि कैश कितना है, क्रेडिट सेल कितनी है, कैश सेल कितनी है, डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, सैलरी खर्चा कितना है, ट्रायल बैलेंस। अब हम बिल्कुल फाइनल पड़ाव पर हैं बिकॉज बीच में जो चैप्टर्स थे वो और चीजें हमें सिखा रहे थे। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है या फिर अगर हमसे कोई एरर्स हो जाए तो उन्हें करेक्ट कैसे किया जाता है। बैंक और स्टेटमेंट जो हम लोग मेंटेन करते हैं वो किस तरीके से उसे मेंटेन करते हैं, वो सब अलग चीजें थी। बट अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात करी जाए तो उसमें जर्नल एंट्री, रिकॉर्डिंग, देन लेजर दैट इज क्लासिफाइंग, ट्रायल बैलेंस एंड फिर हम आ जाते हैं फाइनल रिजल्ट जिसके लिए हमारी अकाउंट्स मेन बनती है। देखिए, अगर मुझसे कभी भी पूछा जाता है कि अकाउंटिंग क्या है तो मैं तो कहती हूँ अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से आप बिजनेस की रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। जैसे आपके स्कूल में आपकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट कार्ड आती है कि आप पास हुए या फेल हुए, बिल्कुल अकाउंटिंग यही है। अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इस प्रोसेस को दोहराया जाता है। ये प्रोसेस क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सीक्वेंस क्या होता है या प्रोसेस क्या होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि समराइजिंग पहले हो सकता है, ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग पहले, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर इंटरप्रेटिंग। तो जैसे आपके स्कूल में आपकी रिपोर्ट कार्ड तैयार करी जाती है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी ब्रांच है जिसके थ्रू एक सीक्वेंस को फॉलो करके फाइनली बिजनेस की रिपोर्ट कार्ड तैयार करी जाती है और उस रिपोर्ट कार्ड के थ्रू ये जज करा जाता है कि बिजनेस की ऑनरशिप और बिजनेस फेल हुआ या पास हुआ। अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो बिजनेस की ऑनरशिप, मैनेजमेंट और खुद बिजनेस सक्सेसफुल हो गया यानी पास हो गया आपका। और अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो डेफिनेटली बिजनेस की डिसीजन मेकिंग, बिजनेस की ऑनरशिप और बिजनेस की मैनेजमेंट कहीं ना कहीं फेल हो गई। और ऑब्वियसली फेल होने पे क्विट नहीं करना, हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। और अगर हम पास हुए तो हमें ये देखना है कि कैसे हम इसी चीज को कंटिन्यू कर सकें। तो आज हम इस चैप्टर पे पहुंच चुके हैं वो हम फाइनल पड़ाव पर पहुंच चुके हैं यानी इंटरप्रेटिंग। यानी अब तक हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, उन्हें क्लासिफाई कर लिया और समरी भी क्रिएट कर ली। अब उस समरी से यानी आपके पास क्वेश्चन में गिवन यही होगा ट्रायल बैलेंस, उस समरी की मदद से अब हम फाइनल जो रिजल्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको नाम दिया जाता है, इसको फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं डियर। अब हम ये जानना चाहते हैं बिजनेस का फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनली अब उनकी पोजीशन क्या है, बिजनेस पास हुआ या बिजनेस फेल हुआ। यानी जो ये चैप्टर है इसमें आप बिजनेस का कंक्लूजन निकालने वाले हो, बिजनेस की रिपोर्ट कार्ड तैयार करने वाले हो। और बिजनेस की रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए हमें यहाँ पर 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। और वो 3 अकाउंट कौन कौन से हैं? तीनों को अकाउंट तो नहीं बोला जाता, 2 अकाउंट है और एक शीट है। एक है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरी थोड़ी सी अलग सी है, दैट इज अ शीट, बैलेंस शीट। अब ये 3 चीजें हम क्यों सीखेंगे? अगर आपके पास क्यों का जवाब नहीं है तो अकाउंटेंसी में फेल हुआ। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिजनेस का करंट
सिनारियो चेक करा जाता है, राइट, कि करंटली बिजनेस का क्या रिजल्ट है, बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या रही, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये सिर्फ करंट ईयर का रिजल्ट आपको बताएगा। लेकिन बैलेंस शीट ऑन द अदर हैंड क्या बताती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब बच्चा कहेगा अगर करंट प्रॉफिट अच्छा है तो फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी होगी। बैलेंस शीट पे डियर बिजनेस की लाइबिलिटीज और एसेट का पूरा डिटेल भरा जाता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो फ्रेंड लोन लेने आते हैं, ठीक है ना, आप मान लीजिए ए हैं और बी और सी दो पर्सन आपसे लोन लेने आते हैं, दोनों ही आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, पर आप एक जने को ही पैसा दे सकते हैं बिकॉज दोनों को पैसा देने के लिए आपके पास नहीं है। 50,000 रुपीज ये दोनों ही आपसे मांग रहे हैं अपने अपने पर्पस के लिए। अब आप कैसे इन्वेस्ट, या फिर ये चलो ये ऐसा मान लेते हैं कि आपके पास पैसे हैं 50,000 रुपीज और आपके पास दो रास्ते हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दो जगह है, दो बिजनेस है जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपको कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, बी में या सी में, ये कैसे एनालाइज करेंगे आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जो ये बी बिजनेस है इसका करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है। ये ट्रेडिंग और P&L से हमें पता लगेगा वहां के। तो आपने देखा कि जो बी बिजनेस है उसका करंट ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख और जो सी बिजनेस है उसका करंट ईयर का प्रॉफिट है 1,20,000। अगर आपने सिर्फ ये देखकर इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है, पक्की बात है, आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है। दूसरी चीज आपको जरूर चेक करनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है डियर, बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल पोजीशन। सिर्फ प्रॉफिट देखकर अगर आप जज कर लेते हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है तो आप गलत है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, उस कंपनी ने उधार कितना ले रखा है, यानी जो उसकी एसेट्स हैं, उसके पास लैंड, बिल्डिंग, गुड, जो भी चीज है, उस पैसे को जो उसने एसेट्स खरीद रखी है उसमें से कितना पैसा, कितनी एसेट उसने अपने पैसों से खरीद रखी है और कितना उसने उधार पे खरीद रखा है। अब आती है फाइनेंशियल पोजीशन की बारी, जिसके लिए आप बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पर ये दिखा कि जो कंपनी बी है अगर उसने 50 लाख रुपए की एसेट खरीद रखी है तो 40 लाख रुपए उधार पर एसेट है उसकी, 10 लाख रुपए खुद के ऑनर के पैसे हैं। कंपनी सी पर आ जाओ, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन मैं आपको बताती हूँ, उसमें भी 50 लाख रुपए की एसेट है लेकिन 30 लाख रुपीज ऑनर की इन्वेस्टमेंट से खरीदा गया पैसा है और 20 लाख रुपए आपने मार्केट से उधार ले रखा है। इट्स लाइक अ फ्रेंड, जैसे मैं भी आपको एग्जांपल दे रही थी। अगर आपके पास बी और सी फ्रेंड आते हैं, अब आपसे लोन लेने की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा यार बी बता तेरी सैलरी कितनी है, बी ने कहा यार मैं 50,000 रुपए कमाता हूँ, महीने के दे दूंगा यार मैं तेरे को 10-15 दिन में। सी कहता है देख भाई मैं ज्यादा तो नहीं कमाता, मेरी 30,000 रुपए ही कमाई है, ज्यादा नहीं है। अगर आप सिर्फ ये देखकर यानी इनकी करंट सिचुएशन देखकर इन्हें लोन दे देते हो तो आप गलत भी हो सकते हो। आपको एक और चीज चेक करनी चाहिए, क्या, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब ये जो बी है ना, इसके पास घर है, गाड़ी है, सब चीज है, लेकिन ज्यादातर चीजें सारी की सारी लोन पर है। यानी कल को अगर इसकी नौकरी छूट गई तो आपके पैसे रिस्क में है बहुत बड़े। लेकिन जो सी है इसके पास बेशक एक फ्लोर है, छोटी सी गाड़ी है, एक स्कूटी है, एक सैलरी जो 30,000 आपको दिखा रहा है, आप यहाँ पर सेफ महसूस करोगे अपना पैसा देना। सेम यही होता है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। जो इन्वेस्टर है या कोई भी इंसान है, जब वो इन्वेस्ट करने जाता है तो वो दो चीजों को ध्यान देता है, एक उनकी करंट सिचुएशन जो ट्रेडिंग P&L से पता चलेगी, और एक उनकी अब तक की बनाई गई सिचुएशन जो कि फाइनेंशियल पोजीशन है, राइट। एक आपने मुझे आकर बताया कि करंटली मैं 50,000 रुपए कमाता हूँ, सिर्फ इस पे जज कर लेना कि ठीक है आप बहुत बढ़िया बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो गलत होगा। मुझे ये भी चेक करने की जरूरत है कि आपके पास जो घर है, जो गाड़ी है, वो क्या आपकी खुद की बाय करी हुई है या आपने लोन ली हुई है। तो यही डिफरेंस है बेटा, अगर आप बात करते हो इन दोनों अकाउंट की और इस शीट की। तो एक बिजनेस की परफॉर्मेंस जानने के लिए मुझे इन दोनों की ही जरूरत है। मैं बिजनेस की करंट सिनेरियो भी जानना चाहती हूँ और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि बिजनेस ने जो एसेट बाय करी है उसमें कितना फंड ओनर का है और कितना बाहर वालों से लेकर आपने परचेज करा है। तो आप खुद सोचिए, एक सामने इंसान है जो 70,000 रुपए की जॉब कर रहा है, आप उसके घर में जाते हैं, काफी बड़ा घर है, गाड़ी भी काफी बड़ी ले रखी है, BMW गाड़ी है उसके पास, बहुत अच्छा सा बंगलो है उसके पास, सब चीजें हैं, गोल्ड की चेन पहन के बैठा हुआ है। लेकिन जब आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है कि ये सभी चीजें उधार पर हैं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? क्या सिर्फ करंट सिचुएशन के बेसिस पर ही आप उसके साथ चले जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके भाई की शादी करनी है, आपकी बहन की शादी करनी है,
तो क्या आप सिर्फ ये देखकर कि उसकी 70,000 रुपए की सैलरी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी तो चेक करते हैं ना, घर बार भी चेक करते हैं ना। बिल्कुल यही चीज है बिजनेस के अंदर, इन दोनों में जो डिफरेंस है। तो पहले तो मैंने आपको ये डिफरेंस बताया कि इन दोनों अकाउंट में और इस शीट में क्या डिफरेंस है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल होपफुली आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया हो। पहले तो ये समझिए कि इस चैप्टर का पर्पस क्या है। इस चैप्टर के थ्रू हम फाइनली ये जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ कर चुके हैं हम, ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो कि हर बिजनेस जानना चाहता है डियर। आप भी तो जानना चाहते हैं ना। अगर 11th क्लास कंप्लीट हो गई तो आप भी जानना चाहते हैं रिपोर्ट कार्ड के जरिए पास हुए या फेल हुए। अगर आपका रिजल्ट जो है होल्ड पे रख दिया जाए और आपको कहा जाए कि 12th के एंड में बताया जाएगा, तो आपके दिल में भी धक धक होना शुरू हो जाएगा। भाई अगर 11th में फेल हो गए तो 12th तो क्लियर हो जाएगी, 11th में वापस तो नहीं जाना पड़ेगा। हर एक को होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सके, ताकि वो इम्प्रूव कर रहा है या क्या करना है उस पर डिसाइड कर सके। अब 11th क्लास में अगर आपका रिजल्ट थोड़ा ओके ओके रहता है तो आपको समझ आ जाएगा 12th क्लास में थोड़ा और हार्डवर्क करने की जरूरत है। और 11th क्लास में जो भी आपने स्ट्रैटेजी फॉलो करी और अगर आपका रिजल्ट अच्छा रहा तो आप यही सोचोगे ना कि ठीक है 12th में भी हम यही स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करेंगे। सेम बिजनेस के साथ भी होता है। बिजनेस भी जानना चाहता है कि मैंने जो पूरा साल इतनी मेहनत करी, सामान बेचा, सैलरी दी, वेजेस दी, सामान बनाया, इतना सब डिसीजन मेकिंग लिया, उस डिसीजन मेकिंग का रिजल्ट क्या रहा। तो उस रिजल्ट को जानने के लिए ही अब आपके पास यहाँ फाइनल अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं। दिस इज द फाइनल अकाउंट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? अकेला ओनर। उसके केस में ये फाइनल अकाउंट है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन ठीक है मैम, आपने मुझे डिफरेंस बता दिया, अकाउंट में क्या डिफरेंस है। अकाउंट से हमें करंट सिचुएशन पता चलेगी, बैलेंस शीट से उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। दोनों ही बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है, दोनों ही जानने जरूरी है, इसलिए बिजनेस में भी दोनों ही बनाए जाते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट? ये दो क्यों बना रखे हैं आपको बताते हैं। जब मैं अकाउंटिंग की टर्म समझाती हूँ तो मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर जो हमें अकाउंटेंसी सिखाई जा रही है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की सिखाई जा रही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड ट्रेडिंग बिजनेस? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है डियर जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, यानी कच्चे माल को बनाकर बेचता है। ऑन द अदर हैंड ट्रेडिंग कंसर्न कौन सा होता है? जो बना बनाया माल उठाकर बेच देता है, राइट। तो हम यहाँ फिलहाल बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, जो कच्चा माल लेकर आएगा और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके बेचेगा। यानी यहाँ फैक्ट्री का भी रोल होगा, है ना, क्योंकि बनाने के लिए रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने के लिए फैक्ट्री चाहिए कि नहीं चाहिए। मान लीजिए मेरा शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो कपड़ा मैं खरीद के लाती हूँ शर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्लॉथ, ये मेरे लिए रॉ मटेरियल है, फिर उससे शर्ट बनाने का काम फैक्ट्री में ही होगा ना। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक है फैक्ट्री लेवल तक होने वाले खर्चे, टिल फैक्ट्री लेवल तक, यानी प्रोडक्शन तक के खर्चे, माल बनने तक के खर्चे, ठीक है। और माल बनने के बाद, यानी गुड्स की प्रोडक्शन के बाद, प्रोडक्शन बाउंड्री के बाद, फैक्ट्री के बाद कौन सी जगह होती है? ऑफिस। दो जगह होती है बच्चे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, एक फैक्ट्री जहां पर सामान बन रहा है और एक ऑफिस जहां पे सीए बैठा हुआ है, ऑडिटर बैठा हुआ है, या कोई और जो ऑफिशियल वर्क करते हैं वो बैठे हुए, जिनका काम फैक्ट्री में सामान बनाने का नहीं है, जिसमें सपोर्टिव एक्टिविटी है। यही डिफरेंस आपके ट्रेडिंग और P&L में, यही डिफरेंस है। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम ठीक है ट्रेडिंग का फॉर्मेट याद कर लेंगे, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग का फॉर्मेट बता देते हैं, P&L का फॉर्मेट, और आप रटने बैठ जाते हैं। रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर है तो आपके लिए दिक्कत नहीं होने वाली ट्रेडिंग और P&L को समझने के लिए। तो ट्रेडिंग का बेसिक पर्पस क्या होगा? ट्रेडिंग में हम ये जानना चाहते हैं कि फैक्ट्री से मुझे कितनी कमाई, यानी अगर मैंने फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करा और फिर मार्केट में बेचा, ठीक है। अब ये जो भी मेरे पास सामान बेचकर पैसा आया, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए मेरे पास आए सामान बेचकर, अब मैं सबसे पहले सिर्फ फैक्ट्री लेवल पर जो खर्चे हुए, फैक्ट्री लेवल पे जो खर्चे हुए, कच्चा माल लाए फैक्ट्री में ही आया, ठीक है, फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री में जो भी खर्चा हो रहा है प्रोडक्शन करने से पहले, सिंपल सी बात होती है। देखिए 3 लेवल होते हैं। यहाँ पर सामान आता है, प्रोडक्शन तक कहां पर रहेगा? वो फैक्ट्री तक। फिर प्रोडक्शन के बाद जो पार्ट है वो सारा ऑफिस पार्ट है। बस यही डिफरेंस है डियर ट्रेडिंग और P&L। तो हम क्या करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स जो भी आपने सामान बेचकर कमाया उसमें से फैक्ट्री लेवल पर, यानी टिल प्रोडक्शन जो भी खर्चे हैं, इसको मैं प्रोडक्शन खर्चे भी बोल सकती हूँ,
प्रोडक्शन के जितने भी खर्चे हैं, कच्चे माल का खर्चा, वर्कर को वेजेस दी उसका खर्चा। वेजेस और सैलरी में डिफरेंस पता है ना मेरे बच्चों? वेजेस और सैलरी में क्या फर्क होता है? सैलरी हम परमानेंट एम्प्लॉयज को देते हैं, वेजेस हम वर्कर को देते हैं। सैलरी मंथली दी जाती है, वेजेस डेली बेसिस पे दी जाती है। सैलरी व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज, दैट इज अ ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज। तो जनरली ये जो वर्कर्स होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं ना, फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनको निकालना पड़ जाए तो ऐसा नहीं होता कि उनको आपको नोटिस देना पड़ता है। लेकिन ऑफिस में जैसे अगर कोई सीए है, इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, उनको निकालने से पहले आपको नोटिस देना पड़ता है, तो दे आर समहाउ परमानेंट एम्प्लॉय। तो आपके पास टिल प्रोडक्शन जितने भी खर्चे हैं, अगर आप वो माइनस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कच्चे माल का खर्चा, वर्कर को हमने वेजेस दी, फैक्ट्री की लाइटिंग का खर्चा, फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे अगर हम माइनस कर लें 3 लाख रुपए, हमारे पास ये जो 2 लाख रुपए की बचत हुई है इसको बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, और ये निकलता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट से। बट दिस इज नॉट योर फाइनल प्रॉफिट, बट इतना कंफर्म हो गया कि हाँ प्रॉफिट फैक्ट्री लेवल तक ने मुझे कितना कमा कर दिया, ठीक है। इसके बाद बचे कुचे सारे खर्चे, यानी ऑफिस पे होने वाले खर्चे, ऑफिस की स्टेशनरी, ऑफिस की सैलरी, इसके अलावा सामान बेचने को लेकर आपने जितने भी खर्चे करे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आपने एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करा, आपने वेयरहाउस खरीद रखा है, सेल्स पर्सन आपने अपॉइंट कर रखे हैं जो सामान बेच कर आते हैं, फ्री सैंपल्स आप देते हैं, वो सब खर्चे। तो ये दोनों खर्चे जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास फाइनली आता है नेट प्रॉफिट। तो बस इस पूरे चार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जो ये वाला चार्ट है इतना सा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया गया, और जो बाकी का चार्ट है वो डाल दिया गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मेरे हिसाब से मेरे बच्चों को ये क्लियर हो गया कि 3 ये स्टेटमेंट जो हमें अलग अलग सिखाई गई है उसके पीछे पर्पस क्या है, और डेफिनेटली ये अलग अलग बनना चाहिए। बच्चों को लगता है कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि सेल्स में से सारे खर्चे एक ही बार माइनस कर देते, नेट प्रॉफिट ही तो जानना है। नहीं डियर, आपको पता है कि अगर हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो हमें खर्चों को कंट्रोल करने की जरूरत है ना, क्योंकि खर्चों को कंट्रोल करके ही हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। और ये तभी हो सकता है जब आपको ये पता चल रहा हो कि फैक्ट्री लेवल पे कितने खर्चे हो रहे हैं और ऑफिस लेवल पे कितने खर्चे हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि फैक्ट्री पर आपका 3 लाख का खर्चा हुआ, बनता भी है क्योंकि कच्चा माल सबसे महंगा आता है, वर्कर पे ज्यादा खर्च होता है, ये सब ज्यादा पैसा खर्च होता है। 2 लाख बचे थे फिर भी फैक्ट्री में। अब ऑफिस में आपके 8 लाख रुपए खर्च हो गए और ये बन गया आपका 6 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस। इसका मतलब जो अकाउंटेंट होगा उसे समझ आ जाएगा कि जो ऑफिस लेवल के खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा हैं बिजनेस के अंदर, उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है। और अगर ऐसा होता कि फैक्ट्री में 6 लाख रुपए खर्च हो गए होते तो उसे समझ आ जाता कि मुझे कहाँ कंट्रोल करना है। तो ये चीज बहुत जरूरी है जानना कि फैक्ट्री लेवल पर खर्चों को कंट्रोल करने की जरूरत है या ऑफिस में। ये आपको तभी पता चल सकता है जब आप इन खर्चों को 2 अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दो, ट्रेडिंग और P&L। बस यही डिफरेंस है। तो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेट। आई होप जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये बहुत जरूरी होता है जानना, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। चलिए डियर, अब सबसे पहले देखते हैं अपना फर्स्ट अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। समझिएगा, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप समझ लेंगे तो आपको एक भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ट्रेडिंग में जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, जो पिछले साल बच गया था, जो नहीं बिका, सबसे पहले उससे स्टार्ट किया जाता है, तो उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली स्टार्टिंग होती है ओपनिंग स्टॉक, और डेबिट में हम खर्चे लिखेंगे और क्रेडिट में हम कमाइयां लिखेंगे, है ना। डेबिट में खर्चे। अब फैक्ट्री में होने वाले खर्चों में सबसे मेन खर्चा होता है कच्चा माल खरीदना, जिसको बोला जाता है परचेज। तो ओपनिंग स्टॉक के बाद सबसे पहले जो पुराना कच्चा माल पड़ा था वो ले लेते हैं, वो खर्च देंगे। फिर हमने जो इस साल और खरीदा, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि आपके पास 5,000 रुपए का सामान पहले से पड़ा हुआ था, वो ले लेंगे। 50,000 ले लेते हैं, चलो 50,000 रुपीज का सामान पहले से पड़ा हुआ था। और हम क्या करते हैं, ठीक है जी, 50,000 रुपए का कच्चा माल आपके पास पहले से पड़ा था या बना हुआ भी हो सकता है जिसे आप बेच देंगे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा होता है, अगर हम फैक्ट्री लेवल पे गए, हमने आपको बताया ट्रेडिंग में आप कौन से खर्चे लिखोगे, जो फैक्ट्री लेवल के खर्चे हैं। कच्चा माल फैक्ट्री में ही आता है ना, परचेजेस बोलते हैं। हाँ, अगर उसमें से आपने कुछ वापस कर दिया, परचेज रिटर्न। अब मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का कच्चा माल खरीदा, जिसमें से आपने 20,000 रुपए का कच्चा माल वापस कर दिया, तो उसे माइनस कर दीजिए। नेट जो आपके पास इस साल आपने फाइनली खरीदा वो 80,000 रुपए का ही है ना कच्चा माल, तो उतना ही लिखिए ना जितना आपका खर्चा हुआ है। 1 लाख का आपका लाए जरूर थे कच्चा माल खरीद के, लेकिन 20,000 का वापस, तो 80,000 रुपीज।
इसके अलावा डियर मैं यहाँ पर शब्द लिखूंगी डायरेक्ट एक्सपेंस। व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट का मतलब होता है जो खर्चे प्रोडक्शन करने में डायरेक्टली रोल प्ले कर रहे थे, इनडायरेक्टली नहीं। अब जैसे एक एग्जांपल है, वर्कर को आप वेजेस देते हो, अगर वर्कर नहीं होंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगी, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन आप सैलरी देते हो, ऑफिस में जो सीए बैठा है, अगर सीए नहीं भी आएगा एक दिन तो भी प्रोडक्शन हो जाएगी, लेकिन अगर वर्कर नहीं आएंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगी। उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी वो आपके बिजनेस में प्रोडक्शन करने में डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करते, लेकिन बिजनेस की सेल परचेज जो भी चीज है उनको फैसिलिटेट जरूर करते हैं, वो गए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हुए? आई होप डेफिनेशन इज ओके। वो खर्चे जो प्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल चाहिए मैम हमारे को, वेजेस इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक शब्द आता है कैरियज इनवर्ड। व्हाट इज कैरियज इनवर्ड? इसको मैं अपने शब्दों में बोलती हूँ भाड़ा। भाई कच्चा माल लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खर्च करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो कच्चा माल आया लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुकाओगे तो कैसे प्रोडक्शन होगी? तो कैरियज इनवर्ड इज रिलेटेड विद परचेज। तो अगर कोई भी खर्चा आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो सारा का सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। वर्कर को वेजेस नहीं देंगे तो माल नहीं बनेगा, कच्चे माल को लाने का भाड़ा नहीं दोगे तो भी माल नहीं बनेगा, तो कैरियज इनवर्ड भी इसी के अंदर आ जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पावर एंड फ्यूल। व्हाट इज पावर एंड फ्यूल? जो मशीन जहां सामान बनेगा उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है उसको पावर बोलते हैं, याद रखिएगा। एक होती है आपकी बिजली चल रही है, आपने लाइटें लगा रखी हैं, वो अलग चीज है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी मशीन को चलाने में इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं पावर, और उसमें जो इस्तेमाल ऑयल वगैरह इस्तेमाल होगा वो दैट इज अ फ्यूल। तो आपको पता है जब तक मशीन में आप ये नहीं डालोगे तब भी माल नहीं बनेगा। तो जितना भी प्रोडक्शन का खर्चा है, इवन फैक्ट्री की लाइटिंग, या आपको ऐसा लिख दिया गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? सामान बनाने का खर्चा ना। तो ये वर्ड्स हैं डियर। आपको एक बात बताऊं, आप रट्टा मत मारो, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि क्या चीजें होंगी। तो वेजेस इसका एग्जांपल हो गया, बिकॉज बिना वर्कर को वेजेस दिए नहीं बनेगा। कैरियज इनवर्ड क्या होता है? कच्चे माल को लाने का भाड़ा। फैक्ट्री की लाइटिंग हो गई, फैक्ट्री का रेंट हो गया, नाम से पता चल रहा है फैक्ट्री के खर्चे। मैंने पहले ही बता दिया आपको ट्रेडिंग में कौन से खर्चे आएंगे, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री के खर्चे। तो फैक्ट्री नाम दिखेगा वो तो हम यहाँ डालेंगे सर, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। फैक्ट्री से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो यही आएगा डेबिट साइड। चलिए, अब आपने ये सारा खर्चा करके सामान बना लिया होगा, उससे अगर मान लीजिए आप बेच देते हैं, अब हमारा और भी खर्चे हुए होंगे, सिर्फ ये खर्चे नहीं हुए, इनडायरेक्ट खर्चे भी हुए। लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पर इतने ही खर्चे लेते हैं फैक्ट्री लेवल पे। जो भी आपने सामान बनाया, आपने उसे बेच दिया, उससे होने वाली इनकम को हम यहाँ लिखते हैं सेल्स। क्रेडिट साइड पे अब हम लिखने वाले हैं सेल्स। अब मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए में अपना सामान बेचा। अब जरूरी नहीं है ना कि सारा सामान बिक जाता हो, कस्टमर को कुछ ना पसंद आए तो वो वापस भी कर सकता है, उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो अगर मान लीजिए कि 50,000 रुपए का सामान वापस हो गया तो उसे माइनस करो, असली सेल्स दिखाओ, कितने रुपए की हुई? 4,50,000 रुपए। ऐसा भी हो सकता है कि जितना आपने प्रोडक्शन करा हो वो सारा ना बिका, कुछ बच भी तो सकता है, पर बिक जाएगा ना अगले साल, तो उसको भी हम इसी साइड पे लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जो माल आपका नहीं बिका, फिनिश गुड वाला। इसके अलावा जब आप सामान बनाते हैं तो कभी कभी कोई चीजें खराब भी बन जाती है। मान लीजिए हमारा शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो कोई डिफेक्टिव शर्ट्स वगैरह बन गई तो उसे हम कबाड़ में बेच देते हैं, तो उससे भी पैसा ही आ गया फर्म के पास, उसको बोलते हैं स्क्रैप सेल्स। तो वो भी आप यहाँ डाल दीजिए। बस ये 3 चीजें आती हैं और ज्यादा कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फैक्ट्री लेवल के खर्चे लिख दिए सारे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने आपको बताया ओपनिंग स्टॉक, कच्चे माल का खर्चा। इसके अलावा हमने हेड बना दिया डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें बहुत सारे खर्चे आ सकते हैं, सिर्फ नाम पढ़ो, दिमाग में समझो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि फैक्ट्री का कौन सा खर्चा होता है। फैक्ट्री के बाद का, फैक्ट्री के बाद का कोई भी खर्चा है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी नेक्स्ट अकाउंट में, जो हम इससे नेक्स्ट अकाउंट पढ़ेंगे। राइट, अब आपके पास इस ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंसिंग करा जाता है, यानी अब हमने देखना है कि हमें फैक्ट्री लेवल पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उसमें क्या करा जाता है, ये क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे हम लोग। एक फेक फिगर मैं ले लेती हूँ कि मान लेते हैं क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 5 लाख रुपए, ऐसे साइड पर कर लेना क्रेडिट साइड का टोटल, और डेबिट साइड का टोटल अलग कर लेना। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 1 लाख रुपए, है ना। क्रेडिट मतलब इनकम साइड और डेबिट मतलब खर्चे वाली साइड। तो हमारी कमाई है 5 लाख की और हमारा खर्चा है 1 लाख, तो बच गए ना हमारे पास 4 लाख रुपए प्रॉफिट।
इसी को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और यहाँ पर हम लिख देंगे 5 लाख दोनों साइड, जो टोटल अमाउंट होगा। और जो शॉर्ट साइड है, शॉर्ट साइड कौन सी है, ये तो पहले से ही 5 लाख है क्रेडिट साइड, तो यही शॉर्ट है ना। यहाँ पर आपके पास बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 लाख रुपए, राइट। जरूरी थोड़ा ना ग्रॉस प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है। बहुत बुरी सिचुएशन है अगर आप फैक्ट्री लेवल के खर्चों को भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत बुरी बात है कि अगर आपकी इतनी इनकम भी नहीं है कि फैक्ट्री के खर्चे कंप्लीट हो पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्रेडिट साइड है 5 लाख, यानी सेल वेल करके आपके पास 5 लाख आए और आपका खर्चा है 6 लाख रुपए, तो आपका 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, तो वो आपके पास क्रेडिट साइड पर आ जाएगा ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड टू डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस। ये लॉस और बढ़ जाएगा बिकॉज आपने अभी ऑफिस के खर्चे भी इसमें से माइनस करने हैं। तो अच्छी सिचुएशन तो तभी होती है जब ग्रॉस प्रॉफिट बचे फैक्ट्री का। तो आई होप ट्रेडिंग अकाउंट इज क्लियर। फटाफट से अब देख लेते हैं P&L अकाउंट। चलिए डियर, अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि कंटिन्यूटी में बनेगा। अब हमारा जो भी पैसा आया था टोटल तो 5 लाख ही आएगा, सामान बेचकर तो और ज्यादा आ नहीं सकता। जो भी हमारे पास यहाँ 4.5 लाख रुपए आए सामान बेचकर, जो भी हमारे पास पैसा आया, राइट। उस पैसों में से अभी हमने फैक्ट्री तक के खर्चे माइनस करे तो हमें पता चला कि हमें 4 लाख रुपए की बचत होगी। अब ये 4 लाख रुपए की जो बचत हुई है ये फाइनल बचत नहीं है, अभी इसमें से और चीजें माइनस करनी बाकी है, इसलिए उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, कि अभी इसमें से कुछ और माइनस करें। और ग्रॉस का मतलब ही होता है कि कुछ माइनस होना बाकी है इसमें से। अब अकाउंट टू अकाउंट क्रॉस ट्रांसफर होता है। फॉर्मेट क्या है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका साल एंड हो रहा होगा, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, डेबिट क्रेडिट सेम। इसके भी डेबिट साइड पे हम खर्चे लिखने वाले हैं और क्रेडिट साइड पे लिखने वाले हैं इनकम, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेबिट साइड पे एक्सपेंस लिखने वाले हैं और क्रेडिट साइड पे हम लिखने वाले हैं कमाइयां यानी इनकम। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो अकाउंट है अकाउंट से अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर होता है, यानी ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपका फैक्ट्री लेवल पे खर्चा हुआ होगा तो वो यहाँ आ जाएगा, राइट। तो आपके पास हम ये मान लेते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, हमने लिख दिया यहाँ पर। और अगर ग्रॉस लॉस हुआ होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर दोनों में से कोई एक ही चीज हुई होगी, दोनों चीजें हो ही नहीं सकती। तो जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 4 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट आया, राइट। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो खर्चे बचे हुए हैं, जितने भी रेवेन्यू खर्चे बचे हुए हैं आपके, जो आपके रेगुलर खर्चे होते हैं, वो सारे के सारे आपने डेबिट साइड पे डालने हैं, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, व्हाट डज इनडायरेक्ट एक्सपेंस मीन, मैंने आपको बताया था, जितने भी खर्चे प्रोडक्शन बनाने में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, जिनके बिना माल नहीं बनेगा, प्रोडक्शन नहीं तैयार होगा, गुड्स नहीं तैयार होंगे, वो डायरेक्ट एक्सपेंस थे और वो आ गए थे फैक्ट्री में। उसके अलावा जितने भी खर्चे जिनका प्रोडक्शन बनाने में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, वो सब आ जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अगर आप मतलब समझ गए हो तो इतना ही काफी है, इससे ज्यादा आपको फॉर्मेट याद करने की कोई जरूरत नहीं। और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स थी वो आ जाएंगी क्रेडिट साइड पर। बोले तो जितनी भी इनकम थी वो क्रेडिट साइड पे आएंगी। क्यों, मैंने आपको जब ट्रेडिंग अकाउंट बताया तो मैंने वहां पर सिर्फ गिनती की 3 चीजें लिखवाई। एक तो जो आपने सामान बेचा उससे होने वाली इनकम, जो माल नहीं बिका वो लिख दिया, और जो कबाड़ वैल्यू थी, मतलब जो थोड़ा बहुत खराब डिफेक्टिव माल था, वो आपने बेच दिया, है ना। इसके अलावा आपके पास अगर कहीं से भी पैसा रिसीव हो रहा है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। क्यों, मेरा जिस चीज का बिजनेस है उसको जो बेचकर मुझे पैसा मिला है वो मेरी डायरेक्ट इनकम है, वो मेरा नॉर्मल इनकम है। लेकिन उसके अलावा मुझे कहीं से भी पैसा मिल रहा है, वो मेरा नॉर्मल इनकम नहीं है ना मेरे बिजनेस का, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। अभी बताएंगे एग्जाम्पल के तौर पर। अगर देखा जाए तो इतना ही काफी है, अगर आप ये समझ गए तो हो गया का। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 4 लाख रुपए का, आपकी जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स होंगी उनको क्रेडिट साइड पे लिखो। जैसे कि आपके पास कुछ भी रिसीव हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा है रेंट रिसीव्ड, आपके पास लिखा हुआ है डिविडेंड रिसीव्ड, कुछ भी रिसीव्ड है, कुछ भी रिसीव्ड दिख रहा है ना आप लोगों को, डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई भी आपको इस तरीके की इनकम नजर आ रही है, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई भी चीज आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई एसेट आपने बेची उससे रिलेटेड आपको प्रॉफिट हो रहा है, सब यहाँ आ जाएगा। कोई भी ऐसी इनकम ट्रेडिंग में जाती ही नहीं। ट्रेडिंग में सिर्फ एक इनकम जाती है, जो सामान बेचकर इनकम हुई, और खर्चा जो सामान बनाने का खर्चा था बस वो गया। उसके अलावा जितनी भी इनकम और जितने भी खर्चे हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ लिखा हमने ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ लिखा बची हुई सारी इनकम, और यहाँ लिखेंगे हम बचे हुए सारे खर्चे।
जैसे ऑफिस से जाने वाली सैलरी, स्टेशनरी पर होने वाला खर्चा, एडवर्टीजमेंट पर होने वाला खर्चा, सेल्समैन को दी जाने वाली कमीशन, मैनेजर को अगर आप कोई कमीशन दे रहे हैं, रेंट जा रहा है आपका, ऑफिस का रेंट अगर जा रहा है, फैक्ट्री का रेंट जा रहा है तो ट्रेडिंग में ही जाएगा, ऑफिस का रेंट आपके पास जा रहा है, बैंक का इंटरेस्ट जा रहा है आपके पास, एडवर्टीजमेंट पर आपका पैसा जा रहा है, कोई भी लॉस हो गया आपका, चोरी हो गई सामान की या फिर कोई भी और चीज, तो सारे लॉसेस और सारी चीजें आपके पास यही मेंशन है। तो जितने भी बाकी के बचे हुए खर्चे हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, वो सब यहाँ लिख दो। एंड देन बस जब सारे खर्चे लिख दिए हैं तो अब क्या करना है, इस अकाउंट को बैलेंसिंग करना है और कुछ नहीं करना आपने। अब हम देखें कैसे समझेंगे इसको। मान लीजिए कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका 4 लाख का था और इनडायरेक्ट इनकम आपके पास 1 लाख रुपए की और आ गई, ठीक है। अब ये क्रेडिट साइड है आपके पास और ये डेबिट साइड है, और जितने भी यहाँ पर खर्चे हैं, इनडायरेक्ट खर्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल उसे ले लेते हैं 2 लाख रुपए के। अब आप साइड पर, मैं तो यही कहूंगी, क्रेडिट साइड का टोटल लिख लो 5 लाख रुपए, क्रेडिट साइड मतलब कमाई वाली साइड, पॉजिटिव साइड, और डेबिट साइड का टोटल है 2 लाख रुपए। यानी मेरे बिजनेस के पास 5 लाख है जिसमें से 2 लाख खर्च हो गए, उसके बाद भी मेरे पास 3 लाख रुपए की बचत हो गई, उसे ही बिजनेस बोलता है बच्चों नेट प्रॉफिट। 3 लाख रुपए आपके पास यहाँ शॉर्ट साइड पर आ जाएंगे, और जो दोनों में बड़ा टोटल था वो आप यहाँ लिख दो। बाकी न्यूमेरिकल चीजें तो हम जब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कराएंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब आपको पता चल गया कि आपके बिजनेस ने फाइनली प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, तो ये फाइनल पड़ाव है प्रॉफिट और लॉस देखने का। अगर P&L अकाउंट में आपके पास कुछ बचत हुई तो आपने प्रॉफिट कमाया, और अगर ऐसा हुआ कि आपका क्रेडिट साइड आ रहा है 5 लाख और डेबिट साइड आ रही है आपकी 7 लाख, तब आपके पास बचेगा बच्चों नेट लॉस। क्लियर है मेरी बात? 2 लाख रुपए का आपका नेट लॉस बच जाता है। तो प्रॉफिट है तो यहाँ बच गया आपके पास। सिंपल सी बात है। देखिए, जो शॉर्ट साइड होती है वहीं पे बैलेंसिंग फिगर लिखी जाती है हमेशा। अब ये तो 5 पहले से ही है, ये आपके पास मैंने क्या लिया था 2 लाख, तो शॉर्ट कौन सी थी 3 लाख, तो यहाँ पर हमने लिख दिया नेट प्रॉफिट। तो ये हो गया आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से बैलेंस शीट भी देखते हैं तो एक ही क्लास में आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों, और फटाफट से लास्ट स्टेप देख लेते हैं, बैलेंस शीट, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। ये बिल्कुल अलग है क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो पता चल गया फर्म का। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो फर्म है उसने लोन कितने ले रखे हैं, यानी बाहर वालों से पैसा कितना ले रखा है। क्योंकि आपको पता है 2 तरीके की चीजें होती है। एक होती है कैपिटल, जो कि ऑनर ने खुद इन्वेस्ट करा है। इसके अलावा जो ये होती है आपकी इंटरनल लाइबिलिटी, जो बिजनेस ने ऑनर से ली है ना। और ये बाकी लोग हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और ये है आपके पास एसेट्स। और माना जाता है कि जितनी भी एसेट्स हैं वो इन्हीं दोनों से पैसा लेकर खरीदी गई है। अगर ऐसा हो कि जो आपकी एसेट्स हैं वो ज्यादातर एक्सटर्नल लाइबिलिटी से लेकर खरीदी गई है, तो उस फर्म की या उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बुरी होती है। तो बैलेंस शीट भी जरूर चेक करनी चाहिए अगर आप किसी भी फर्म में इन्वेस्ट करने के बारे में बात करें। तो लाइबिलिटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में आपको पता है कैपिटल आती है, जो पैसा ऑनर इन्वेस्ट करता है। अब क्या होगा, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फाइनल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, दोनों तो होंगे नहीं। अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में जोड़ दो, क्योंकि ऑनर के गुड डिसीजंस का ही तो आउटकम है ये, उसी को तो मिलेगा और किसको मिलेगा, उसमें ऐड कर दो। अगर लॉस हुआ तो भाई तेरे डिसीजन बेकार थे, तेरा ही आउटकम है तेरे डिसीजन का, तो नेट लॉस उसमें से माइनस हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर अगर कहीं लिखा हुआ है कि उसने ड्रॉइंग करी है पूरे साल में, तो उसकी कैपिटल को कम कर देगी। इनकम टैक्स एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डियर, जिसको ड्राइंग के अंदर ही ट्रीट करा जाता है, बिकॉज जो बिजनेस का टैक्स होता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स नाम से बुलाया जाता है। इनकम टैक्स जनरली एक इंसान भरता है, और वो अगर बिजनेस से जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसने अपना पर्सनल खर्चा बिजनेस से भर दिया। तो ये भी एक एग्जाम्पल है ड्रॉइंग का, बस अच्छा था इसलिए हमने लिख दिया। इसके अलावा अगर उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो जोड़ देना। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो जो उसने ऑनर को जो भी बिजनेस ने देना या लेना है, सिंपल सी बात याद रखो, वो कैपिटल के थ्रू ही होता है, कभी पैसे में नहीं होता। यानी बिजनेस ने उससे ड्राइंग लेनी है तो कैपिटल में से माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में से माइनस कर दो, नेट लॉस है कैपिटल में से माइनस कर दो। अगर कोई भी चीज बिजनेस ने ऑनर को देनी है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, नेट प्रॉफिट देना है, वो सब कैपिटल में जोड़ दिया जाता है, और यहाँ पर आ जाएगा वो पैसा जो ऑनर ने इन्वेस्ट किया है, दैट इज व्हाट इंटरनल लायबिलिटी। इसके अलावा और कौन से उधार होते हैं, बाहर वालों से लिए गए उधार, जैसे क्रेडिटर जिनसे हम कच्चा माल उधार लेते हैं, बिल पेबल भी वही होता है, बैंक से कोई लोन वगैरह ले रखा है तो वो सब भी हम यहाँ मेंशन कर देंगे। ये लाइबिलिटी साइड हो गई। एसेट में क्या क्या चीजें आएंगी,
कैश पड़ा हुआ है बिजनेस के पास, बैंक में पैसा जमा हो रखा है, बिल्डिंग है बिजनेस के पास, फर्नीचर है, मशीन है, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट्स है, ये सारी चीजें जो आपने स्टॉक पड़ा हुआ है बिजनेस के पास, ये सारी वो चीजें हैं जो आपने इन सभी पैसों से उधार लेकर रख रखी है, राइट। अब आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये मैच करनी चाहिए। अगर आपकी मैच कर रही है तो आपने बिल्कुल सही बनाया है ट्रेडिंग P&L और सब चीज। अगर ये मैच नहीं कर रही तो गड़बड़ हो गई है। पर मजे की बात स्टार लगाकर याद करना, अगर आपने गड़बड़ नहीं करी है तो भी ये मैच कर सकती है। कई बार ये भी होता है, ठीक है। तो वो कब होता है वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये वीडियो इतनी ही काफी है क्योंकि ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है। तो आई होप आपको ये फॉर्मेट जो है क्लियर रहा हो। डियर, हमें सपोर्ट करिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज अगर आप लोग शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो वो एक टीचर के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है उसे आगे फर्दर वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो आई होप इतना सपोर्ट मैं जरूर डिजर्व करती हूँ और आप इसे शेयर जरूर करेंगे अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।